हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आइए इस वीडियो में मैं अलका राय आपको नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया रिपोर्ट ताज पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। इस रिपोर्ट ताज की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थीं, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ट ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का बलिदान हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु न भुला देने वाली परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच नामक पत्रिका के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान सकें, इसलिए इस गद्य रचना को बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। स्टूडेंट्स, ये हैं नाना साहब की पुत्री मैना देवी। ये हैं नाना साहेब धुंधु पंत। सन 1857 ईस्वी की विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पत्थर दिल को भी पिघलाकर रख देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के साथ हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया, लेकिन दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर कन्या आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज़ सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल टूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज़ सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस्क अर्थात कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तो बालिका ने उत्तर दिया, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति बोले, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे नष्ट कर देने की आज्ञा दी है। तो बालिका ने उत्तर दिया, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है।
इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए सेनापति से कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत घनिष्ठ संबंध था। हम दोनों फ्रेंड थे। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति अवाक रह गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउट्रम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल जो उस समय थे को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल नष्ट किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में महल मिट्टी में मिला दिया गया। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र ने 6 दिसंबर को यह बात एक लेख में लिखी, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के भीतर शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नरनारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए।
हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद खंडहर महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज़ सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसके मुंह की ओर देखा, आर्द्र स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पत्थर दिल वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। सचमुच नाना साहब की पुत्री मैना देवी के समान थी, जो आज़ादी की बलि देवी पर बलिदान हो गई और देवी स्वरूप सम्मानित हुई। इस तरह आज़ादी के लिए अनेकों संग्राम सेनानियों ने और देश के नागरिकों ने अपना समर्पण किया, बलिदान दिया, देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। तो हमें इन लोगों को सदा याद रखना है। इन्होंने ही हमें गर्व और सम्मान दिलाया, देश को आज़ादी दिलाई। तो ये आज़ादी ऐसी वैसी या सस्ती नहीं है, बड़ी मूल्यवान आज़ादी है। हमें इस आज़ादी की सदा रक्षा करनी है और इन बलिदानियों को सदा याद रखना है। ठीक है, बस इस रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि ये आज़ादी हमने बहुत ही संघर्ष के बाद प्राप्त की है, अनेकों कुर्बानियों और बलिदान के बाद इसे प्राप्त की है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इन बलिदानियों को भी नहीं भूलना है और इस देश की आज़ादी की रक्षा सदा करना है। थैंक यू। आशा है यह अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे।